स्वागत है आपका बीपीएससी के इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी के इस साल के मुख्य परीक्षा हेतु 71 बीपीएससी मेंस में उत्तर को कैसे लिखें। पहले फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एसे के पेपर को डिस्कस करेंगे। इस एसे के पेपर में कुछ नए एसेस भी हैं, एक दो पुराने एसेस को भी लिया गया है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो एसे पूछ भी रहा है, खासकर बिहार से जुड़े हुए एसे, उसमें लिखना क्या होता है। मेन मोटो यही है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहला एसे है सत्यमेव जयते। पहले हम थोड़ा सा एसे बता दें तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सत्यमेव जयते क्या है, कैसे है, किस तरह है। दूसरा ऐसे है धर्मो रक्षित रक्षता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा ऐसे है विद्या विनयते शोभते। ये तीन विशेष जो समाज और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। चौथा ऐसे है साहित्य और संस्कृति, उनके बीच का रिलेशनशिप। पांचवा ऐसे है भविष्य का विकसित भारत। छठा ऐसे है वैश्विक व्यवस्था का बिगड़ना एक नए संकट का आहट है, की आहट या का आहट है। सातवां ऐसे है सोशल जस्टिस वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सामाजिक न्याय बनाम आर्थिक विकास। आठवां ऐसे है पर्यावरण संरक्षण के बिना आर्थिक विकास महत्वहीन है, उसको ही देवनागरी में लिखा गया है, रोमन लिपि में। नौवां ऐसी है चिड़ई के कौआ मनई में नौवा, मतलब पक्षियों में कौवा और मनुष्य में नाव, इन दोनों का कोई तोड़ नहीं है। 10वां ऐसे है ना रही बास ना बाजी बांसुरी। ये आ चुका है, लेकिन फिर भी हमने इसको लिया है कि कई सारे बच्चे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे के एक्सप्लेन करने वालों लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन को सामने रख दिया है ना, जिससे एक नई तरह की समस्या उभर करके सामने आ रही है कि बच्चे बुरी तरह गुमराह और कंफ्यूज हो रहे हैं। आगे देखिए, बबुआ बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप न बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। और फिर है मन चंगा तो कठौती में बहे गंगा, संत रविदास जी का कथन। एक हमने लोकप्रिय हिंदी जगत से लिया है, ये भोजपुरी और मगही जगह से है। ये भी आपके मगही जगह से है। चिड़ई में कौआ मिथिला भोजपुरी मगही ये से मिला जुला है। तो आज की क्लास में हम लोग यही 12 ऐसे निपटाने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे में 12 ऐसे को थोड़ा कवर करना बड़ा असंभव काम है, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास की तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि निबंध लिखने के पहले एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है और क्या रखा जाता है। तो यूपी वाली क्लास में अगर आपने देखा भी होगा तो उसमें भी दिया हुआ है। सबसे पहले पहला पैरा जो आता है ये आता है इंट्रोडक्शन का। पहले पेज में मिनिमम 3 पैरे होने चाहिए, 2 नहीं, मिनिमम 3। दूसरे पेज में 2 पैरे जा सकते हैं। यहां पर आयोग मान के चलता है कि इस में 200 शब्द आते हैं, इसमें भी 200 शब्द आते हैं, इसमें भी 200 शब्द आते हैं, तो 600 शब्द ये हो गया। और लगभग 150 शब्द और लिखने हैं आपको। तो ये हो गए लगभग। पैराग्राफ मैनेजमेंट भी है। सबसे पहले यहां पर आपको परिचय लिखना है।
और यहीं से शुरू करना है। ठीक है, तो पहले पेज में 3 पैरा होने चाहिए, उसके बाद मिनिमम 2 पैरा। कितने बच्चे पूरे पेज में एक ही पैरा लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना चाहिए। 2 से ज्यादा, 3, 3 से ज्यादा कतई नहीं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। और यहां पर जो कंक्लूजन होना चाहिए 50 से 100 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। और जो इंट्रोडक्शन माना जाता है वो भी प्लस माइनस 75 से 100 वर्ड में, मतलब थोड़ा इसे ऊपर या नीचे। इसके बाद का जो ये वाला सेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहीं आपको एनालिसिस करना रहता है, कहीं कमेंट करना रहता है, कहीं रिव्यू करना रहता है, और कभी कहीं आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऐसे के नेचर को देख करके आपको करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते, एवरीबडी नोन अबाउट इट। पहले पैरा में आपको बताना है स्टेटमेंट, मीन एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल, मतलब शब्द का अर्थ, तात्पर्य और भारत में कैसे प्रभावी है। 75 से 100 वर्ड आप दे देंगे, पैरा चेंज करेंगे और फिर आप बताएंगे, क्या बताएंगे, हाउ एंड इन व्हाट फॉर्म इट बीन डिस्क्राइब्ड एंड एनालाइज्ड इन इंडियन कल्चर। मतलब सत्यमेव जयते का फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल ओरिजिन कैसे हुआ है, और इंडिया के रिलीजियस फिलॉसफी और ग्लोबल लेवल के रिलीजियस फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में यह कॉन्सेप्ट कैसे मेंशन है। दूसरा पैरा आपका ये होना चाहिए कि सत्यमेव जयते भारत में, भारत के साहित्य में और विश्व के अन्य साहित्य में इस कथन को किस रूप में रखा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंडकोपनिषद में उसी तरह वर्णन है, रामायण भी यही बताता है, इनफैक्ट अरस्तु के भी ग्रंथों में ये सब सारी चीजें हैं। पैरा चेंज करेंगे और अगले पैरा में बताएंगे सत्यमेव जयते का इफेक्टिवनेस, हाउ एंड इन व्हाट वे इन द इफेक्टिवनेस इज बिफोर अस, मतलब इंडियन लिटरेचर, रिलीजन, साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, सोशल स्ट्रक्चर में यह कॉन्सेप्ट कैसे इफेक्टिव है, और जो सत्य के विजय की संकल्पना हमारे बीच में है यह आज कैसे इंप्लीमेंट है। ये चीजें डालनी है। पैरा चेंज करेंगे और फिर आप बताएंगे एट प्रेजेंट किस प्रकार का प्रॉब्लम और चैलेंजेज यहाँ पर है। तब आप बताएंगे कि आज के सोशल मीडिया सिनेरियो में, मतलब आज से जोड़ना है इस कथन को, तभी तो लगेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से और इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना होगा एट प्रेजेंट सोशल मीडिया के इस ड्यूरेशन में यह जो कंडीशन है कहाँ इफेक्टेड हो रही है, कहाँ इसमें बैरियर आ रहा है। तो सोशल मीडिया डीप फेक, सोशल मीडिया फेक न्यूज़, सोशल मीडिया एजेंडा बेस्ड प्रोपगेंडा, और सोशल मीडिया एक ही चीज को कई बार दोहरा करके उसका अलग अलग प्रयोग कर रहा है। तो इससे वजह से जो समस्या आ रही है वो ये है। और कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और बताएंगे कि आज के इस टाइम ड्यूरेशन में यह बहुत यूजफुल है या फिर यह इसकी यूटिलिटी अभी भी बनी हुई है। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी ऐसे आता है तो उसका पहला पैरा उसको एक्सप्लेनेशन में जाता है, दूसरे पैरे में एनालिसिस आप करते हैं, तीसरे पैरे में उसकी इफेक्टिवनेस को जांचते हैं, चौथे पैरे में बैरियर्स को बताते हैं और पांचवें पैरे में कंक्लूड करते हैं। मैंने पहले भी बोला है, क्या बोला है, कि ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ऐसे के लिखवाने के पीछे आयोग की अपनी मंशा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो ऐसे होता है यह किसी भी अभ्यर्थी की थिंकिंग, किसी भी अभ्यर्थी की अंडरस्टैंडिंग, किसी भी अभ्यर्थी की लिमिट ऑफ नॉलेज
फिर फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन, ठीक है, और उसका अप्रोच क्या है, क्या वो निराशावादी है या फिर फ्यूचर बेस्ड कुछ पॉजिटिविटी रखता है। और फिर लास्ट में देखते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इतनी सारी चीजें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिमिट ऑफ नॉलेज, डायरेक्शंस, फ्यूचर अप्रोच और डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। यही सारी चीजें ऐसे में जांची जाती हैं। तो ये अप्रोच रखना है और ये अप्रोच बनाए रखना है, और इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं या चीजें बनाई रहती हैं। तो ये चीजें इसी ऐसे में सत्यमेव जयते के बारे में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। दूसरा ऐसे है धर्मो रक्षित रक्षता, कई जगह मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट वही है। क्या इसका स्टेटमेंट की मीनिंग और महाभारत में ये जो स्टेटमेंट कहा गया है उसकी मीनिंग क्या है, पैरा चेंज करेंगे और फिर यहां पर बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हाउ डज इट कन्वे इट्स मैसेज, और फिर उसमें आप बताएंगे हाउ इज इट्स इफेक्टिव इंपॉर्टेंट टू अस, मतलब कथन का अर्थ, स्टेटमेंट की मीनिंग, स्टेटमेंट क्यों कहा गया है, स्टेटमेंट क्या मैसेज देता है, और स्टेटमेंट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होंगी और यही चीजें आपको पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना रहता है। ये बात आप अच्छी तरह जान ही गए होंगे। फिर पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि इंडियन कल्चर में रिलीजन का क्या एस्पेक्ट है। फिर उसी में जोड़ेंगे बात, चाहे रामायण की हो, महाभारत की हो, उपनिषद की हो या पंचतंत्र की हो, ये सारे लिटरेचर हमें क्या मैसेज देते हैं। और कौटिल्य से लेकर के गांधी जी तक रिलीजन का जो एक एस्पेक्ट है वो भी यही कहता है। तो वो कैसे कहता है, और एट प्रेजेंट द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के एरा में धर्म एंड अधर्म, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर इंग्लिश ऑफ अधर्म, धर्म एंड अधर्म का क्या रोल है, धर्म को अधर्म कैसे मना रहे, मतलब कुल मिलाकर के इस पैरा में आपको बताना है कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की ऐतिहासिकता जो भी रही है उसमें धर्म और धर्म के रूप में यह चीजें कैसे उभर करके सामने आ रही। ध्यान रखिएगा ये वाला जो एरा है और इसमें तो पहला इंडियन कल्चर में रिलीजन कैसे है, इंडिया के लिटरेचर में यह कैसे रिफ्लेक्ट होता है। अब एक कौटिल्य मतलब एंसेंट एरा और गांधी जी मतलब मॉडर्न एरा, यहां तक ये चीजें कैसे इफेक्टेड है, और ग्लोबलाइजेशन में स्पेशली रिलीजन कैसे निगेटिविटी के शिकार हो रहा है। इतने सारी चीजें रहती हैं। फिर पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अधर्म से हम कैसे प्रभावित है। अधर्म का यहां पर मतलब होता है अपने कर्तव्यों का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने वर्क का, अपने रोल को फुलफिल प्ले न करना। मतलब धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य अदा करना, धर्म का मतलब होता है जो भी आपकी समाज में भूमिका है वो पूरा करना। महाभारत में एक डायलॉग है, पितामह अधर्म हो रहा है। तो अधर्म का मतलब ही होता है कि जो आपकी ड्यूटी है वो फुलफिल पूरी नहीं हो रही है। मिडिल ईस्ट में जो धर्म का कॉन्सेप्ट है उसमें एक प्रॉफिट, एक बुक, मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट, बाइबल और उनके अनुयायी ईसाई, उसी तरह अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद एंड कुरान। तो ये कॉन्सेप्ट रहा। उसी तरह आप मोजेस को देखिए, मूसा, फिर उसके बाद यहोवा, और फिर उनका एक जो ग्रंथ है वो बाइबल का वो है।
उनका चिन्ह भी है, उनका रंग भी है, उनके दिन भी निर्धारित है। बट भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई एक आसमानी किताब नहीं है, कोई दुश्मन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, यही बात कह रहे हैं। तो आज ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम कैसे डी इफेक्टेड हो रहे हैं या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रहे हैं। पैरा चेंज करेंगे, फिर आप बताएंगे कि अधर्म की इफेक्टिवनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं हम अपने ऊपर, और फिर बताएंगे इंडिया एंड वर्ल्ड को आज कौन से एथिकल इश्यूज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, नीड है। ये वाले पैरे में आप बताएंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को क्या करना चाहिए, और कंक्लूड कर दीजिए क्या फॉलोइंग रिलीजन इज द ट्रू मंत्रा फॉर नेशन बिल्डिंग। धर्म का पालन ही सही अर्थों में राष्ट्र निर्माण का मंत्र है। अब थोड़ी सी चर्चा एक और कि इस निबंध से एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, क्या उम्मीद रखता है। तो इस पहले पैरा से एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको इंडिया के लिटरेचर के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट की जानकारी है। दूसरा, इंडिया के कल्चर का मूल या वैल्यू है रिलीजन, और रिलीजन के वैल्यूज मतलब मेन पार्ट है। तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि रिलीजन के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिर क्या उस कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फिर इस दूसरे पैरा में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि इंडिया के जितने भी लिटरेचर हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, उसमें जो रिलीजन की वैल्यू है वो कैसे इंप्लीमेंट होते रही है फ्रॉम एंसेंट एरा टू प्रेजेंट एरा, क्या इसकी समझ आपके अंदर है। फिर एग्जामिनर ये भी जानना चाहता है कि ये जो वैल्यू है आज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। फिर एग्जामिनर ये भी जानना चाहता है कि ये जो रिलीजन की वैल्यू है इंडिया में और वर्ल्ड में कैसे डी इफेक्टेड हो रही है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। और फिर इसी पैरा में आप उसे बता रहे हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है और रिफॉर्म की जरूरत है, और फिर आप कंक्लूड भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यहीं पर देखिए, अगर कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट है या सब्जेक्ट है तो आप बता रहे हैं कि यह व्हाट इज विषय क्या है, विषय का कनेक्टिविटी और इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे ऐसे पर एप्लीकेबल है। तीसरे पैरा में आप बता रहे हैं कि इंडिया में मेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ वर्णित है। फिर आप बता रहे हैं इसकी यूटिलिटी और फिर इसका इंपॉर्टेंस। फिर आप बता रहे हैं इसका डायरेक्शन। और फिर आप कुछ दे रहे हैं सजेशन। यही तो है। अब देखिए यही चीज होनी चाहिए, ऐसे ये मेजरमेंट करता है और उम्मीद रखता है। अगर आपके आंसर में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं तभी आपको मोर देन 65% मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप 30 से 40 के बीच में झूलते रहेंगे। हर चीज के पीछे एक तरीका होता है आंसर को लिखने का, जो धीरे धीरे आप कम से कम मेरे साथ इतने लेक्चर्स में तो आप समझ ही जाएंगे। तीसरे ऐसे को देखे हैं विद्या विनयते शोभते। ये भी एक भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ कथन है। चाहे विद्या से जो भी ऐसे आए, लगभग लमसम एजुकेशन या शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे का मूल मंत्र यही होता है।
विद्या विनय से शोभायान है, कथन का तात्पर्य हमारे साहित्य कथन, मतलब ये इस स्टेटमेंट का मेंशन हमारे लिटरेचर में कैसे है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा दूसरा पैरा है इंपॉर्टेंस, इसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बताएंगे एजुकेशन का एम्बिशन क्या है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। फिर आप ये बताएंगे कि हम इसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं, और फिर ये कैरेक्टर बिल्डिंग में कैसे हेल्पफुल है, और फिर कैरेक्टर बिल्डिंग का सबसे बड़ा इंडिकेटर है विनम्रता, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक हम्बलनेस, वो होना चाहिए। तो एजुकेशन का, फिर यहां पर देखिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, इंडिया के कल्चर में एजुकेशन कैसे मेंशन है, और कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग कैसे होता है, और फिर डायरेक्शन और क्या है। तो आज के एजुकेशन से क्या कैरेक्टर बन रहा है बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, व्यवसायिक या कमर्शियल एजुकेशन ने किस प्रकार इंडियन वैल्यू को डाइवर्ट किया है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और कुछ सजेशंस में आपको फिर वही बताना है कि हमें एजुकेशन में एथिकल वैल्यूज को लेके आना चाहिए, अदरवाइज एजुकेशन ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन कैरेक्टर को और सोसाइटी को मिसगाइड कर रहा है। यही मूल लिखना है। ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बनाए रखिएगा। अगर ये चीज क्लियरिटी रही तो आप किसी भी प्रकार के एसे को लिख लेंगे। तो मेरा सारा जोर इसी बात पर रहता है कि आप उत्तर कैसे लिखें, ये नहीं कि आप लिख लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। जो यहाँ का एक आम कल्चर है, पेपर एक्सप्लेनेशन के नाम पर यही लोग बताते हैं, लेकिन कहीं इस बात पर जोर नहीं रहता कि आपको कैसे विकसित किया जाए कि आप खुद इसको लिख के अबव 65% मार्क्स पा सके। पैरा चेंज करेंगे, आप बताएंगे कि यह कैसे इफेक्टिव है और कैसे इसकी यूटिलिटी है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेटमेंट इन द फॉर्म इज इट यूजफुलनेस, मतलब आप बताएंगे कि विद्या ददाति विनयम, द्रोणाचार्य अर्जुन के संबंध, चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध, गांधी जी और नेहरू जी का संबंध, और इंडियन ट्रेडिशन में इसको कैसे अडॉप्ट किया गया, और एपीजे कलाम कैसे कहते हैं विनम्रता, हम्बलनेस के बारे में चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच में एक डायलॉग है, द्रोणाचार्य अर्जुन के बीच में है, खुद गांधी जी भी कहते हैं, नेहरू जी के बीच में है। नेहरू जी कहते हैं ना कि जब तक भारत के एक एक नागरिकों के आंख के आंसू मैं न पोंछ लूं तब तक मेरा प्रधानमंत्री बने रहना व्यर्थ है। कितना सुंदर लगता है। और ये बोल के नेहरू जी प्लेन से चले गए, और फिर पता लगा कि उनके 555 सिगरेट का ब्रांड इंडिया में छूट गया है, तो प्लेन फिर वापस आया और सिगरेट लेके गया, और तब तक हमारे खिलाड़ी स्टेडियम में बिना जूते के खेल रहे थे, कोई गेम था। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन जब यहाँ पर निबंध आप लिखते हैं ना, तो यहाँ पर सारी अच्छी अच्छी बातें लिखनी होती हैं, नैतिक बातें लिखनी होती हैं, और उन बातों से जिससे मार्क्स मिले। तो आप लिखिए और मुस्कुराइए कि आप यहीं से धोखेबाज बन रहे हैं या यहीं से चतुर और डिप्लोमेट बन रहे हैं। तो धोखेबाज में और डिप्लोमेट में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अगर धोखेबाजी राष्ट्र हित के लिए है तो वो डिप्लोमेसी है, और धोखेबाजी व्यक्तिगत हित के लिए है तो वो नेगेटिव है। समझ में आ गया? चतुराई और धोखेबाजी में कोई विशेष अंतर या बैलेंस या सीमा रेखा नहीं होती। आगे पैरा चेंज करेंगे, एट प्रेजेंट सिनेरियो में यह कैसे इफेक्टिव है। तो एजुकेशन पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो रहा है। नेटफ्लिक्स कल्चर अपने आप में एक वर्ड है जो बताने के लिए पर्याप्त है कि यह हमारे एजुकेशन को कैसे इफेक्टेड कर रहा है। फिर मॉडर्निटी जैसे जैसे बढ़ रही है, एथिकल वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े चैलेंज आ गए हैं जिसे हमें बचाने की जरूरत है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा वर्क, इस बारे में ये होना चाहिए। मतलब हम्बलनेस को लेकर के हमें क्या करना चाहिए। और फिर आप कंक्लूड करेंगे द एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो कैरेक्टर बिल्डिंग। तो आना चाहिए चरित्र निर्माण, मतलब एजुकेशन का मेन एम्बिशन ही है चरित्र निर्माण। तो विद्या विनयते शोभते, विनयते मतलब विनम्रता, हम्बलनेस अपने आप में
बहुत बड़े पॉजिटिव रोल को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले पैरा में बताया कि ये टॉपिक क्या है, फिर इसका इंपॉर्टेंस या कनेक्टिविटी क्या है, फिर आपने बताया कि यह इंडिया के में कहाँ कैसे मेंशन है, फिर आपने इसकी यूटिलिटी इंपॉर्टेंस बताया, फिर आपने बताया कि यह पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वे में भी जा रहा है, और कुछ आपने सजेशन दिया। बस इतना ही। तो ये फ्रेमवर्क हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। और वर्ड लिमिट मैंने आपको पहले बता दिया है कि वर्ड लिमिट में इंट्रो जो आपका होगा वो लगभग इतना और इतना, यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस 250 से 300 वर्ड ये जा सकता है। यहां भी जाइए तो प्लस 250 से 300 वर्ड, इसी के आसपास। तो यही सिनेरियो रहता है। अब 200 250 मतलब यहां से शुरू करेंगे तो बीच में जहां खत्म हो, जैसे भी खत्म हो, तो सिनेरियो यही रहता है। ठीक है जी। आगे देखिए, चौथा जो इसे है वो है लिटरेचर और क्या नाम है, साहित्य और संस्कृति। इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। भारत की साहित्य या इंडिया का लिटरेचर इतना रिच है कि कल्चर भी रिच हुआ है, या फिर इंडिया का कल्चर इतना रिच है कि लिटरेचर भी उसी लेवल के हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश, 15,000 से ज्यादा लिटरेचर आज हमारे सामने हैं, जो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को सामने रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहले पैरा में आप बताएंगे कि लिटरेचर सोसाइटी का मिरर है, वही जो सारी बातें कहते हैं। और सेकंड पैरा में बताएंगे कि इंडिया में लिटरेचर कल्चर को रिफ्लेक्ट कैसे करता है, मतलब रामायण, महाभारत जैसे जो भी ग्रंथ हैं, या कबीर या तुलसी जैसे संतों की वाणी है, वो भी लिटरेचर में शामिल है, क्या बताती है। तो इस दूसरे पैरा में आप बताएंगे कि वेदा, उपनिषदा, फॉक कल्चर के बारे में क्या मैसेज देते हैं। ठीक उसी तरह कबीर, तुलसी जैसे लिटरेचर फॉक कल्चर को कैसे एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद प्रेमचंद से एट प्रेजेंट सिनेरियो तक लिटरेचर फॉक कल्चर को कैसे सामने रखते हैं। तो मतलब ये सारे साहित्य में जितने लिटरेचर में क्या कहा गया है, सीधी सी बात, साहित्य और सोसाइटी के को रिलेशन जो ऐसे की बैकबोन माना जाता है, वो चीज यहाँ पर लिखना है कि भारत के जितने ग्रंथ हैं, भारत के जितने लिटरेचर हैं, भारत के जितने रिलीजियस लिटरेचर हैं, वो एक सीधा मैसेज देते हैं, एथिकल वैल्यू सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कबीर की वाणी, हमारा लाइफ कैसे होना चाहिए, लाइफ में हमें किन चीजों का अडॉप्शन करना चाहिए, लाइफ में हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए, इसका वो मैसेज देते हैं। पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएंगे क्या। अब यहां पर आप बताएंगे कि लिटरेचर कल्चर से कैसे जुड़ा हुआ है। तो यहां थोड़ा आपको एनालिसिस करनी होगी, हाउ लिटरेचर क्रिएट्स कल्चर वैल्यू। तो आप बताएंगे कि लिटरेचर ही है जो कल्चरल वैल्यू को क्रिएट करता है, लिटरेचर ही है जो सोसाइटी के प्रायोरिटी को डिसाइड करता है। हमारे लिटरेचर, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, अर्थशास्त्र हो, वो सब कल्चरल वैल्यू को क्रिएट करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि शायद यही ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से हम दुनिया में सबसे अकेले हैं। अब आप उठाइए और मिडिल ईस्ट के अन्य रिलीजन्स के लिटरेचर को उठाइए। तो आप जब उठाएंगे तो उनकी सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर ये है, और दूसरी तरफ भारत में ये है, कोई भी उठा लीजिए, या जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, या सिखिज्म है, या जैनिज्म है। जब देखेंगे तो यहां पर बाइबल और बाइबल की कहानियां, फिर यहां पर आएंगे तो कुरान और कुरान से रिलेटेड स्टोरी, फिर यहां पर आएंगे तो 10 कमांड, मोजेस या जुडिज्म और उसकी कहानियां। ये कहानी सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड है, दूसरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। बट यहां पर आएंगे तो ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है, ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम ही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मतलब उनका जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ा एथिकल वैल्यूज है।
ये बताता है कि सोसाइटी में क्या नहीं करना चाहिए, ये बताता है क्या करना है, ये नहीं करना है। फिर उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इफेक्टिव करना है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग, द एम्बिशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्यों बनना चाहिए, आर्मी क्यों होनी चाहिए, टैक्सेशन लगाना क्यों जरूरी है, टैक्स क्यों इंप्लीमेंट होना चाहिए, एक राजा का या एक किंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह वगैरह। यही सबसे बड़ा हमारा हेरिटेज है। तो कल्चरल वैल्यू के क्रिएशन में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है लिटरेचर। हर साल हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और उन सारी चीजों को याद करते हैं और अपने अंदर लेके आते हैं। तो आज भी साहित्य ने ही संस्कृति को जिंदा रखा है, या लिटरेचर ने ही कल्चर को मोटिवेट किया, डायरेक्शन दिया और आज तक उसको एक्टिव किया हुआ है। पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएंगे कल्चर लिटरेचर से कैसे जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, साहित्य और संस्कृति और संस्कृति और साहित्य। पहले पैरा में आपने बताया कि लिटरेचर कल्चर को कैसे रास्ता दिखाता है, दूसरे पैरा में आप बता रहे हैं कि कल्चर लिटरेचर से कैसे रिलेटेड है। तो कल्चर ने ही लिटरेचर को बताया है। कल्चरल कोऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा असर होता है। मतलब हमारा कल्चर रिच था जिसके वजह से लिटरेचर ऐसे लिखे गए। एक बार डिसाइड हुआ कि भारत में हमेशा हैप्पी एंडिंग वाले लिटरेचर लिखे जाएंगे। दूसरा, भारत में जो भी लिटरेचर होंगे उसमें निराशा नहीं होगा, उसमें सैडनेस नहीं होगा, उसमें आइडियलिज्म होंगी, उसमें फैमिली वैल्यूज, उसमें मदर का रोल, फादर का रोल, उसमें सोसाइटी में कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी करते हुए किसी को हीरो नहीं बनाया जाएगा। ये भारतीय मूल्य है। यही कारण है कि सिनेमा जब भारत में आया तो गांव गांव में एक्सेप्टेबल हुआ, क्योंकि सिनेमा सिनेमा नहीं था, समाज का एक जीता जागता दर्पण था। लेकिन यूरोप में और हॉलीवुड में या अमेरिका में इंटरटेनमेंट के लिए साहित्य लिखे गए, रोमांच, एक्शन, तो इसलिए वहां फिल्में भी उसी तरह बनी। तो उसमें क्या हो गया, रियलिटी आ गई, इंसान डिप्रेशन में है, इंसान मर रहा है, तो उसको न्यू सिनेमा कहा गया। और न्यू सिनेमा आज कितना विकृत हो चुका है, इसका सबसे बड़ा असर आपको नेटफ्लिक्स कल्चर पर दिखाई दे रहा है कि अब कुछ आनंद के लिए किया जाए तो विवाह, परिवार, नातेदारी, पिता, पुत्र, सबके रिश्ते को ध्वस्त कर दिया उन्होंने। कोई मर्यादा ही नहीं बची। अब ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, वोकिज्म, कंज्यूमर बिहेवियरिज्म, अश्लीलता, ये सब नेटफ्लिक्स कल्चर से प्रभावी है। मतलब कल्चर लिटरेचर को गाइडलाइन देता है, कल्चर कोऑर्डिनेशन या कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता भी बताता है। तो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन है, उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और एट प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया इसके गिरफ्त में जा रहा है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से हम इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पिछले 10 साल से आईएएस के एस्से को उठा के देखें तो साहित्य और संस्कृति, लिटरेचर और कल्चर से यही चीजें आ रही हैं कि हाउ प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी सर्वाइंग दिस क्रिटिकल सिचुएशंस। मतलब पश्चिम या यूरोप की विचारधारा हमें हमारे मूल्यों को कैसे जकड़ रही है और प्रभावित कर रही है। मूल्य ये, लेकिन बच्चे लोग समझे तब ना, इतने महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बात है। और कंक्लूड करिए, साहित्य इस दौर में साहित्यिक सांस्कृतिक मूल्यों से दूर हो रहा है, जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। देयर इज नीड टू प्रिजर्व द कल्चरल वैल्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब एट दिस टाइम हमें अपने कल्चरल वैल्यू को बचाए रखने की जरूरत है। कुल मिला के भारत की संस्कृति के जो भी मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं और उसको हमें प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज हम अपने कल्चरल वैल्यू को खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएंगे हमारे में। पांचवा जो ऐसे है वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अभी तक जो हमने लिया वो लिटरेचर और कल्चर से है, एजुकेशन से। ये वाला भविष्य का विकसित भारत 2047 का, इसी के बारे में आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर। तो भविष्य के विकसित भारत, सबसे पहले आपको जानना है कि ये मामला क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज इंडिया में यह कैसे यह इंप्लीमेंट हो रहा है, इसकी यूटिलिटी वगैरह है, क्या यह अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, और कुछ सजेशंस देना है। जिस देश में भूख है, कुपोषण है,
70% लघु उद्योग बीमार पड़े हुए हैं। जितने भी स्किल्ड लोग आ रहे हैं उसमें सिर्फ 12% काम करने लायक हैं। जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है और भी कई तरह की समस्या है। सच्चाई यह है कि अगले 150 सालों तक भारत अपना पेट भर ले, सबको नौकरी दे दे, सामाजिक सुरक्षा दे दे, यही बहुत है। विकसित भारत तो बहुत दूर की बात है, ये सच्चाई है। लेकिन ये चीज़ें आपको ऐसे में लिखनी ही नहीं है। अगर आपने ये सब सारी चीज़ें लिख दी तो आप फिर डिप्लोमेट कहीं से भी नहीं बन पाएंगे। क्या लिखना है? सबसे पहले पैरा में आप बताएंगे व्हाट इज द कंसेप्ट एंड बेसिस ऑफ डेवलप्ड इंडिया। पैरा चेंज करेंगे, इसमें आप बताएंगे कि इसका बेस क्या है। तो 2024 का जो एक सपना है, ये गलत लिख गया है, मैंने यहाँ इसको मिटाया नहीं। 47 का सपना क्या है, इसकी बेस कैसे रखी गई है, और बजट में फ्यूचर रेडी भारत का जो जिक्र हुआ है, आप चाहे तो अब 27 में दे रहे हैं तो 27 लिख लीजिएगा। मतलब कुल मिला के फ्यूचर के डेवलप्ड इंडिया का बेस क्या है। फिर दूसरे पैरा में आप बताएंगे स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी में आप बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद टेक्निकल इशू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक इंक्लूजन, आत्मनिर्भर भारत, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट उठाने के लिए हम तैयार हैं। तो स्ट्रैटेजी के रूप में मतलब इससे आप यह बता रहे हैं एग्जामिनर को कि मुझे अभी भविष्य के विकसित भारत की जो भी रणनीति देश में चल रही है उसका ज्ञान है। इसमें आपसे बताया जा रहा है या इसमें आपको बताना है कि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। यही मैंने बात कही, कोई निगेटिव बातें नहीं कहनी है, कि चाहे वो हमारा डेवलपमेंट रेट हो, इन्वेस्टमेंट हो, या सेविंग्स हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इंडिया 4.0, IR 4.0, हम उसके लिए लीडरशिप के लिए खड़े हैं। इसके साथ साथ G20 दक्षिण दक्षिण का मंच या साउथ साउथ का जो एक ग्रुप है वो भी हमारे लिए यूजफुल है। तो इसमें सारी पॉजिटिव बातें लिखनी है। यहाँ पर आप फुलफिल ये बता रहे हैं कि हाँ आई नो एवरीथिंग, और ये हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे जो भी डेवलपमेंट प्लान है उसमें लीकेज है, हम अपने स्किल डेवलपमेंट को एफिशिएंट करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेंट से इफेक्टिव किया जाए, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में करिएगा वन इंडिया डेवलप्ड इंडिया। कहने का मतलब है कि इस ऐसे में आज भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी है और उसका 2047 में जो फ्यूचर एस्पेक्ट है वो आप बता रहे हैं। कहीं भी भटकाव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आक्रामकता निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, रियलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव वे में आपको बताना है कि हाँ 2047 का डेवलप्ड इंडिया कुछ ऐसे होगा, हम इसके लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, डिप्लोमेट हमेशा इन्हीं चीज़ों को या ऐसे ही चीज़ों को देखता है। अगर आपने इसमें सच लिख दिया जो मैंने अभी बोला है तो आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो हृदय से सोचते हैं और सच लिख के चले आते हैं। अगला देखिए, वैश्विक व्यवस्था का बिगड़ना एक नए संकट की आहट है। इंटरनेशनल रिलेशन से एक सवाल आता है, तो आज देखिए वैश्विक व्यवस्था का बिगड़ना। अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रो बताएंगे कि कुछ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कैसे ग्लोबल एरा में डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है कि आपके एग्जाम होने तक ट्रम्प अंकल फिर कुछ गड़बड़ करें तो लिख दीजिएगा। सबसे पहले आप ट्रम्प की पॉलिसी को बताएंगे कि क्या हुआ, तो एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, वेनेजुएला, ईरान और क्या क्या हो रहा है। फिर मिडिल ईस्ट को बता देंगे, फिर रशिया यूक्रेन वॉर से क्रिटिकल सिचुएशन, फिर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में क्या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कुछ अफ्रीकी देशों का उदाहरण है तो बता, मतलब पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस का एक माहौल है, ये आप इस पैरा से आप इसको बता रहे हैं। हाउ इज द ग्लोबल सिस्टम डिस्ट्रॉइटिंग इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में वर्ल्ड के मेजर डिस्प्यूट्स क्या हैं, कैसे हैं। फिर आप चेंज करेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहा है,
यही देखिए आपका इम्पोर्टेंस आपकी मेंटल लेवल को बताएगा कि यूएन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनइफेक्टिव हो रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब पावरफुल कंट्री का एक तरीके से कहिए वर्चस्व स्थापित हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है जंगल राज, और एक और शब्द आप सीख लीजिए, मत्स्य न्याय का विलोपन, मतलब द आइडिया ऑफ मत्स्य न्याय डिस्ट्रॉइंग। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कमजोर को कोई मजबूत आदमी न सताए। ये भारत के कौटिल्य का एक कॉन्सेप्ट है मत्स्य न्याय। ये शब्द आपके ऐसे में आना चाहिए, जंगल राज एंड मत्स्य न्याय, ये दो शब्द अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से बता रहा है। ये कौटिल्य से जुड़ा है और जंगल राज बिहार के किससे जुड़ा है बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम इस क्राइसिस से कैसे इफेक्टेड हो रहे हैं, अगले पैरा में आप बताएंगे कि हम इस क्राइसिस से कैसे इफेक्टेड हो रहे हैं और हमारे ऊपर ये क्या असर डाल रहा है, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 का नॉक नॉक नॉक, फिर जो हमारी एक सोवरेनिटी है वो खत्म होती जा रही है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड 2 की कंडीशंस फिर से वापस आ रहे हैं, मिलिट्री पावर लगातार बढ़ रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा भी प्रभावी है, कॉन्फ्लिक्ट कंपलसरी होते जा रही है, ह्यूमन सोसाइटी के अगेंस्ट आज अपने सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन का क्राइसिस आ रहा है। देखिए ये दुनिया में हमेशा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये जितनी सारी बातें होती हैं ना, सिर्फ ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी होती हैं। और आप इस वास्तविकता से बाहर निकले, इस पैरा में आपको ये बताना है और फिर आप बताएंगे पीसफुली कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कैसे आज फेलियर होते जा रहा है। कंक्लूजन क्या डालना होगा कि आज इस टाइम पीरियड में अपने इस क्राइसिस को नहीं टाला तो ह्यूमन सोसाइटी हमें माफ नहीं करेगी, मानवता संसार होगी। द क्राइसिस मस्ट बी अवेटेड अदरवाइज ह्यूमैनिटी विल बी, पता नहीं क्या क्या, ये वाली कंक्लूजन डाल दीजिए। कुल मिला करके आपके ऐसे से यह पता होना चाहिए कि आज प्रेजेंट पॉलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, इतना डिस्टरबेंस चल रहा है और इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं एट प्रेजेंट। अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने इसको रोका नहीं, तो ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या हम WW3 वर्ल्ड वॉर 3 के चपेट में आ जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों से भारत की मीडिया तृतीय विश्व युद्ध करा रही है। अभी खोल के देखेंगे तो कहेंगे बस बस अभी अभी ये सूचना मिली है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पागल हो जाइएगा देख के। कम से कम मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या आगे भी हो रहे हैं तो आप लोग हिंदी के चैनल तो कम से कम मत देखिए। इंग्लिश वाले चैनल फिर भी कुछ अपनी गरिमा बना रखें, अखबार पढ़िए, न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप पढ़ते हैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ें। 7वां ऐसे हैं सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक या आर्थिक विकास। पिछले 1990 से लेके आज तक एक डिबेट चल रहा है कि विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम सोशल जस्टिस को गेन नहीं कर सकते और विदाउट सोशल जस्टिस इकोनॉमिक बेनिफिट का कहीं कोई रोल नहीं है। ये ऐसे में 3 बार आ चुका है, यूपीएससी के मेंस में, आईएएस में भी ये 2-3 बार आ चुका है, यूपी में भी पूछा जा चुका है। अब बारी बिहार है, क्योंकि बिहार तो सामाजिक न्याय की भूमि है। तो इसके पहले पैरा में आपको बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड क्यों है, फिर आप इसमें बताएंगे नीड, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, सोसाइटी में इनका रोल, सोसाइटी के चेंज करने में इंडिकेटर और इसकी नीड क्या है। पहले पैरा में ये बताएंगे, पैरा चेंज करेंगे और फिर आप बताएंगे कि सोशल जस्टिस की जो एक कॉन्सेप्ट है या जो उसकी नीड है वो क्या रोल प्ले करती है सोसाइटी में, और सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में या डेवलपमेंट प्लान में कैसे एक्टिव है। मतलब आज हमारे समाज में सामाजिक न्याय कैसे, किस रूप में, किस तरह लागू है, बस वो आरक्षण के रूप में हो या विकासात्मक योजना पर। पैरा चेंज करेंगे, फिर प्रेजेंट सिनेरियो पर आएंगे। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सोशल जस्टिस का रास्ता कैसे जाता है और सोशल जस्टिस के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस क्रिटिकल सिचुएशन पर रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी आएगी कि आज देश में जो चर्चा हो रही है क्या उसकी जानकारी है,
जॉबलेस ग्रोथ, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ विदाउट जॉब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस विथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस का एम्बिशन या ग्लोबलाइज्ड मॉडल से क्या यह गेन हो पाएगा? ये जितने सारे आप यहां पर वक्तव्य देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट्स, ये सब आईएएस में आ चुके हैं। बारी आपकी है। अंधेरे में कोई तीर नहीं मारता। जो कुछ भी आइडियोलॉजिकल इशू इस देश में चल रहे हैं ना, अगर आपकी उस पर क्लियरिटी नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ये कथा कहानी होती है कि मेरा रट लो, मेरे के 6 महीने जितना आप टाइम हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे देते हैं ना, उतना ही टाइम इस पे देना होगा। माइंड सेट करना होगा। अगर आपके माइंड सेट नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट, एनालिसिस नहीं है, अगर आप इन चीजों को मैनेज करना नहीं जानते हैं, तो नंबर नहीं मिलेंगे। लिख तो लेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। देख रहे हैं। और फिर आप बताइए कि एट प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है भूख, मतलब हंगर, मॉल न्यूट्रिशन, कास्टिज्म, अनइक्वलिटी, क्राइम्स, इनजस्टिस कैसे सोसाइटी में चल रहा है, जिससे सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता नहीं दिख रहा। कंक्लूड करिए, क्या एफोर्ट एंड रिफॉर्म मस्ट कंटिन्यू, जो एक भाषा है कि हम प्रयास और सुधार जारी रखेंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के बिना आर्थिक विकास का कोई रोल नहीं है। ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सबसे सस्टेनेबल, इस सबसे सेंसिटिव इशू कि आज हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पहली बात। दूसरा, सपोज करिए हिमालय राज्य उत्तराखंड, अगर वहाँ के लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मतलब जंगल कटनी ही है, होटल रिसोर्ट बनना ही बनना है, बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना ही करना है। अगर ये नहीं होगा तो खाएंगे क्या? दूसरी तरह अरावली पर्वत भी है, अगर पहाड़ को नहीं काटेंगे तो टाइल्स नहीं बनेगा, पहाड़ को नहीं काटेंगे तो गुड़गांव जैसे शहर नहीं बसेंगे। तो एक तरफ हमको गुड़गांव जैसे शहर भी चाहिए, जीडीपी में ग्रोथ भी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल इंप्लीमेंट होते रहना चाहिए, परचेजिंग पावर पैरिटी भी बढ़ता रहना चाहिए। कुल मिलाकर के विकास के बारे में असमंजस की स्थिति बनी है। उसी तरह गांव में लकड़ी भी चाहिए, जलावन भी चाहिए, तो धुआं तो निकलेगा। तो क्या करें? कारखाने न लगाए, लोगों को नौकरी न दें, पर्यावरण संरक्षण करें, तो बेहतर है फल मूल खाइए और हिमालय के पर्वत पर रहिए, जंगलों में रहिए। फिर विकास करने की क्या जरूरत है? तो एट प्रेजेंट जो सबसे सेंसिटिव डिस्प्यूटेड इशू है वो ये है, और इसका कोई उत्तर नहीं है। आपको एक बैलेंस अप्रोच पहले ही सोच करके रखना है और एक शब्द प्रयोग करना है कि हाँ भाई, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। क्या मतलब? जितना पेड़ काटे उतना पेड़ लगा दें। तो पहाड़ कैसे लगाएंगे? जो पशु पक्षी मर रहे हैं उनको कैसे ले आएंगे? जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं उनको कैसे जीवित करेंगे? जो पशु पक्षी खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम, उसको कैसे करेंगे? जो जमीन में जहर जा रहा है उसको कैसे रोकेंगे? वी हैव नो एनी ऑप्शन। तो पहले ही माइंड सेट कर लीजिए कि अगर ये टॉपिक आ गया तो हमें ये बोलना है, ये सोचना है, वो लिखना है, सच्चाई की खोज में नहीं पड़ना है। कैसे? आइए देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को कैसे जुड़ा है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्टेड कर रहा है, रिजल्ट क्या हो रहे हैं, ग्लोबल इंपैक्ट रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। पैरा चेंज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्यों नेसेसरी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे मस्ट बी नीडेड, फिर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट के अप्रोच से क्या, कैसे, किस तरह। मतलब आज वर्तमान दौर में बात चाहे कोप की बैठक हो या आईपीसीसी की रिपोर्ट हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी हो, ये सारे पॉइंट्स आपके ऐसे में आना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि वाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नीडेड और प्रोटेक्शन के अटेम्प्ट कैसे हो रहे हैं। ये दोनों पॉइंट कंपलसरी होना चाहिए। पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे प्रॉब्लम जो चैलेंजेस बन रहे हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी पैक्ट्स हैं वो इफेक्टिव क्यों नहीं रहे हैं, और हम या हमारे जैसे देशों की मजबूरी क्या है।
पैरा चेंज करेंगे, वही बातें हिमालय रेंज और अरावली रेंज की जो हमने बातें की, और फिर आपको बताना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना ही होगा। और कंक्लूड करिए, विकास की कीमत मानवता का विनाश नहीं है। द प्राइस ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसको बोल के थोड़ा सा मुस्कुराइए और हंसिए। मैं आपको बताऊं, पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, 90% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं रहता कि हम लिख क्या रहे हैं। आधा ऐसे तो लिख लेते हैं, बाकी वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, मूस मुटइये लोढ़ा होइए ना हाथी ना घोड़ा होइए, इसमें आप लिखे क्या हैं? ये पेन लीजिए और थोड़ा सा मुझे बताइए कि चिड़ई के कौआ मनई में नौआ, अगर ये ऐसे आ जा रहा है, बिहार के फोक कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? पैरा चेंज करके बताइए। मुंह बना देते हैं कि सर इसमें ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। और फिर उसके बाद फिर किसी नए टीचर, नए किसी किताब या नए झांसे में या किसी टॉपर ने कह दिया कि सर का तो ऐसा कमाल मैंने कर दिया बेमिसाल, पता नहीं क्या क्या, फिर वहां भाग जाते हैं। 90% स्टूडेंट, नॉट 90, 99% स्टूडेंट इसी भीड़ में रहते हैं। 1% जो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी सोच होती है, जिनको पता है ऐसे कैसे लिखा जाना होता है, वो बहुत अच्छा और बेहतर परफॉर्म्स करते हैं। उनका एकदम थॉट क्लियर होता है कि कहाँ इंट्रो करना है, कहाँ एनालिसिस, कहाँ डिस्क्राइब और कहाँ कंक्लूड, ये सारे एस्पेक्ट क्लियर होते हैं। आइए, ये भोजपुरी सोसाइटी की एक स्टेटमेंट है, पहले पेज में बताएंगे कि चिड़ई में कौआ, मतलब वर्ड्स में जो क्रो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। हमारे सोसाइटी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे फोक कल्चर में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, और हमारे लिटरेचर में क्रो या कौवे को कैसे दिया गया है, और कौवा किस चीज का इंडिकेटर है, क्या बताता है। पहले पैरा में ये होगा। हम किसी भी पर्सन को बताते हैं ना कि ये कौवा है, मगरमच्छ के आंसू हैं, ये हाथी चले उधार, ये कुकुर हैं, और जो बहुत खतरनाक इंसान है, मेरे मित्र कहा करते थे, इनका देखत हुआ, बनारस के थे, इना भौंकत है न काटत है, ये सिर्फ डसत है। मतलब न ये भौंकते हैं और न ये काटते हैं, मतलब न ये डॉग है या कोई अन्य जानवर है, ये सिर्फ डसत है, मतलब ये सर्प है। एकदम शांत चित्त रहने वाले, और डस लेंगे तो तुम मर जाओगे। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट हैं जो बताते हैं सोसाइटी में हम ह्यूमन बिहेवियर को एनिमल और एनिमल के बिहेवियर से कोरिलेट करके उनके ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले कौआ को एक्सप्लेन करेंगे और फिर पैरा चेंज करेंगे, फिर आप बताएंगे बारबर नौवा या नौवा को किस रूप में देखा जाता है। तो नाव बेहद चतुर, क्लेवर होते हैं, समझदार भी होते हैं, सियाने भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खबर भी लाने होते हैं, मुखबिर का काम करते हैं, जासूस, गुप्तचर, स्पाई, ये मैसेंजर भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्पाई भी होते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है व्यवहार कुशल, इनका बिहेवियर बहुत माइडियर होता है, और सोसाइटी में ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। भारत में महापदम नंद इनका सबसे बड़ा उदाहरण है साम्राज्य बनाने का, नाउ समाज का एक और भी लोग हैं, लेकिन इसमें ये है। तो दूसरे पैरा में आप बताएंगे कि नौवा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यह ह्यूमन बिहेवियर को बताता है। नौवा इंपॉर्टेंट नहीं है, बारबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बारबर से जुड़ी हुई जो हमारे फोक कल्चर में एक अंडरस्टैंडिंग है वो बता रहा है। पैरा चेंज करेंगे कि यह स्टेटमेंट क्या बताता है। यह स्टेटमेंट बताता है कि इस स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन हम पर्सनालिटी के मेजरमेंट में, हम एकदम सतर्क रह सकते हैं। क्या बोलते हैं कि मतलब सतर्क को कैसे मैं डिफाइन करूं, एक्टिव रह सकते हैं, किसी भी डेंजरस कंडीशन के प्रति फुलफिल हो, सामना करने के लिए हो सकते हैं। ये डेल कार्नेगी की किताब है, लोक व्यवहार, पब्लिक बिहेवियर, आर्ट ऑफ पब्लिक बिहेवियर। पब्लिक बिहेवियर को हम समझ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का यह एक मेथड भी है। खुद हमारे अंदर इंटरनल डेवलपमेंट में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हम इसको यूज कर सकते हैं।
नेशन के सिक्योरिटी में, फॉरेन पॉलिसी में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। मतलब हमारी विदेश नीति को नौवा की तरह होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था में कौवा और नौवा दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, और एआई को भी हम कौवा और नौवा के रूप में ढाल सकते हैं, और फिर गवर्नेंस को भी हम कौवा और नौवा के रूप में ढाल सकते हैं। तो मतलब कौवा और नौवा का रिलेशनशिप गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देश की सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, अपने ह्यूमन बिहेवियर के इंटरनल क्वालिटी को डेवलप करने में, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, पब्लिक बिहेवियर को बारे में सीखने में, हमेशा एक्टिव रहने में, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इतने सारे हैं। अगर आप दो दो लाइन सब में लिख सकते हैं, मार्क्स तभी मिलेंगे आपका ए से अबव 75% जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट को आप कैसे अदर एरा से जोड़ते हैं, डायमेंशन क्रिएट करते हैं, स्मार्टनेस इसी पे है, मार्क्स इसी पर मिलता है कि आपके अंदर थिंकिंग है कि नहीं। मतलब कौवा और नौवा, एक मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कनपटिए सेनूर के बारे में लिखा कि बिहार में शराबबंदी का उदाहरण कनपटिए सेनूर रह गया। बहुत अच्छा लगा। या वेनेजुएला संकट के ऊपर अमेरिका की नीति भी कनपटिए सेनूर। मतलब ये होती है पॉजिटिविटी, और ये होती है माइंड का क्रिएशन। एक बार जब आप दिमाग चलाना शुरू कर देंगे ना, तो अपने आप बेहतर आइडियाज आते रहेंगे, और फिर आप उसको लिख लेंगे। और कंक्लूड करिए कि फॉक कल्चर का यह जो एक स्टेटमेंट है, हमारे पूर्वजों का एक रिच हेरिटेज है। द स्टेटमेंट ऑफ फॉक कल्चर इन आवर ग्रेट लेगेसी टू आवर कल्चर। दूसरा है, न रही बांस न बाजी बांसुरी। शानदार ऐसे है, बांस रहेगा तभी न बांसुरी बनेगा, और जब बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी क्या बनेगा। पहला एकदम सब वही है कि इसका स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ यूटिलिटी ऑफ दिस आइटम्स एंड फॉक कल्चर। पैरा चेंज करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि मेन बात वही है कि बांस खत्म कर देंगे तो बांसुरी नहीं बनेगी। मतलब जो मेन रिसोर्स है, अगर वही खत्म हो जाए तो उससे जुड़ी हुई कोई भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हाउ इज द फ्रेज रिलेटेड टू आवर लाइफ, व्हाट मैसेज डज इट कन्वे। फिर स्टेटमेंट क्या बताता है लाइफ के बारे में, और स्टेटमेंट हमारे कर्म के बारे में, ये चीजें बताता है। फिर आप बताइए बांस और बांसुरी का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जंगल कट जाए तो लकड़ी का सामान नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट बताता है कि लोभ, अति निर्भरता या प्रकृति संग खिलवाड़ मूल स्रोत नष्ट हो सकता है। मतलब जो बेसिक रिसोर्स है, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाए तो हर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर आप बताएंगे इसका इफेक्टिवनेस। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। मुगल साम्राज्य डिस्ट्रॉय हुआ, उससे जोड़िए। यूरोप के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा हमारे सारे लघु कुटीर उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो डिक्लाइन हो गए, या फिर कोविड-19 का असर, या फिर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट। अब ये आपके ऊपर है कि आप बांस और बांसुरी की इफेक्टिवनेस को कैसे दिखाते हैं। जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, उस तरह एक दिन सारे हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं, या यहां पर भी यही कह रहा है कि अब न बांसी नहीं रहा तो बांसुरी कैसे बनेगी। यूरोप के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारे सारे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होंगे, तो यहां भी बांसी नहीं रहा तो बांसुरी कैसे बनेगी। फिर आप पैरा चेंज करें कि इसका क्या महत्व है। मतलब बांस रहना चाहिए तभी बांसुरी बनेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एटमॉस्फेयर हो तो ही बांस बचेगा। इंक्लूसिवनेस को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो ही बांस बचेगा, और सबका साथ सबका विकास लागू होगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर इनिशिएट लिया जाए तो ही बांस बचेगा, या फिर वेलफेयर स्टेट्स या वेलफेयर पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करे तो ही बांस रहेगा। बांस रहेगा का मतलब होता है कि हमें प्रोटेक्शन करना है, हमें पॉलिसी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, और भी कई तरह की चीजें। मतलब इस पैरा में आपको बताना है बांस रहेगा तभी बांसुरी बजेगी। इसका मतलब रिसोर्स अच्छा रहेगा तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। रिसोर्स ठीक ढंग से इंप्लीमेंट होगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छे ढंग से आएगा। और फिर कंक्लूड करिए क्या,
अब ये हमारा जीवन दर्पण है। सतर्कता, सजगता, सामाजिक मूल्यों की परख, पूर्वजों की महान विरासत। 5 कंक्लूजन लिखे हैं, किसी को भी आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। द प्रोब इज द लेगेसी फ्रॉम आवर हिस्ट्री विच गिव्स मोरल लेसन। मतलब यह स्टेटमेंट मोरालिटी के हर एस्पेक्ट को पूरा करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन कंक्लूजन में कैसे करते हैं। याद रखिएगा, बांस का रहना बहुत जरूरी है, तभी बांसुरी बजेगी। तो अगर हमारा कल्चर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी क्लाइमेट, किसी से भी आप जोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस चीज को कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि नॉर्मल सा लगने वाला ऐसे, न रही बांस न बाजी बांसुरी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस तरह के सारे डायमेंशन को लिखने के लिए बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर बिहार स्पेशल कोई किताब बता दीजिए। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ। किताब तो मैंने भी लिखी, बट मैं बुक पढ़ने के पहले ये उनसे कहता हूं कि पहले लिखना क्या है ये तो तुम सोच लो, पहले पढ़ना क्या है ये तो सोच लो। अब किताब लेके पढ़ना शुरू करते हो तो वही रटंत घुटंत और लिखन, एक सवाल एक ऐसे लड़ जाता है तो खुश हो जाते हो, टीचर भी सीना तान के चलते हैं, बुक वाले भी दहाड़ दहाड़ के चिल्लाते रहते हैं फंस गया फंस गया फंस गया। अगली बार नहीं फंसता। आप अपने आप को प्रूव करो ना, अपने आप को प्रिपेयर्ड करो ना, अपने आप को तैयार करो ना कि हमें कैसे तैयार होना है। मुझे लिखने आना चाहिए। यहाँ पर बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान आ जाए तो भी मैं लिख लूंगा। मूस मुटई है, लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, आ गया तो भी लिख लूंगा। न रही बांस न बाजी बांसुरी, आ गया तो ही लिख लूंगा। नेक्स्ट इससे बबुआ बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब ये भी ऐसे है भोजपुरी सोसाइटी का। पहले पैरा में वही बताएंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन आवर ह्यूमन रिलेशनशिप, प्लस हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमन स्टेटस एंड रिलेशनशिप इन सोसाइटी। मतलब हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में इस स्टेटमेंट का क्या रोल है, पहले ये बताएंगे। एट प्रेजेंट सिनेरियो में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, एक रिच पर्सन की सोसाइटी में क्या वैल्यू है, सोसाइटी में मनी या मनी से रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं वो क्या बताते हैं। फर्स्ट पैरा में आप ये बताएंगे, इट मींस ये वाले में आपको ये बताना है, ये वाला पैरा यहां तक जो आएगा। फिर उसके बाद आप बताएंगे बबुआ बढ़ाना भैया, दूसरे पैरा में बताएंगे कि कैसे आज करप्शन यूनिवर्सल होते जा रहा है, हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कैसे इसको अडॉप्ट किए हुए हैं, किसी पर्सन के लाइफ में भी यह चीज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जब हम इसके पीछे भागते रहते हैं या सोसाइटी में जो एक मनी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके क्या क्या निगेटिविटी आती है। मतलब इन ह्यूमन रिलेशनशिप हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी क्रिएट ए नेगेटिव एटमॉस्फेयर इन सोसाइटी एंड इफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब मनी क्या निगेटिविटी लेकर के आता है। कहावत है ना कि लक्ष्मी आती है तो क्या क्या आता है। आप किसी भी घर के बुजुर्ग व्यक्ति से पूछिए, अम्मा या दादाजी लक्ष्मी के साथ और क्या क्या आता है, तो वो खुल के बता देंगे क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। इसके लिए कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोसाइटी की मौलिक ज्ञान है तो आप आराम से इस चीजों को लिख लेंगे। पैरा चेंज करेंगे, हमें कितना पैसा कमाना चाहिए। भारत का एक अंतर्विरोध है, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं बेटा पैसा बहुत खराब चीज है, पैसा इंसान के संबंध को खराब कर देता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ पापा फिर आप बताइए, इंसान को पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? तो करे बेटा बिल्कुल कमाना चाहिए। कितना कमाना चाहिए मतलब? तो फिर कहते हैं पैसे की कोई लिमिट थोड़े है, जितना हो उतना कमा ले। ये हमारा अंतर्विरोध है, क्योंकि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं या सोसाइटी का जो भी मेंबर है वो अंतर्विरोधों से ग्रसित है। वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ। जब मैं बोलता हूँ कि पापा जनरल से जाएंगे या प्लेन से उड़ के जाएंगे, तो कहते हैं नहीं बेटा देख लो एयर इंडिया में टिकट हो तो दिल्ली से पटना या दिल्ली से बनारस का कटा लो। तो फिर कहते हैं क्या पापा संतोषम परम सुखम, जनरल बोगी में जाए ना? कर बेटा बहुत दिक्कत होगा। तो फिर यहाँ तो धन चाहिए ना, शहर में रहने के लिए, जीवन को अच्छा जीने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, माँ बाप को तीर्थ करने के लिए धन तो चाहिए। अगर हम सुख
सुखम कर लेंगे, संतोष कर लेंगे, तो प्रगति कहां से करेंगे? ये हमारा अंतर्विरोध है। लेकिन ऐसे में यही चीजें आपको लिखनी है कि संतोषम परम सुखम, इतना धन दीजिए कि हम भी खा ले, और जो हमारे दरवाजे पर आ जाए वो भी खा के जाइए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमको खाना खाना है, कहाँ खाना है? 5 स्टार होटल में। हम अपने मित्र को समोसा खिलाएंगे, लेकिन कुतुब मीनार के ऊपर बैठ के, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब मैं लिख रहा था तो मुस्कुरा रहा था। क्या ह्यूमन और मनी का रिलेशनशिप, कबीर के स्टेटमेंट्स, और मनी का नीड कितनी होनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा मनी का कलेक्शन करने लेते हैं तो उसकी क्या निगेटिव होगी। बट धन की यूटिलिटी है, बहुत लिमिटेशन हो, धन की उपयोगिता हो, अनिवार्यता ना हो, मतलब उतना ही धन कमाए जितनी ज़रूरत हो। अगर ये सोच आ जाए तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, बट होता नहीं है ना, जो मैंने अपने बात आपको बताई। कंक्लूड करिए। धन के साथ संतुलन बनाना आवश्यक। धन सही दिशा में हो तो कल्याण अथवा विनाश। ये सही दिशा क्या होता है, ये आज तक किसी को नहीं मिला। कंक्लूड करिए। इट इज एसेंशियल टू स्ट्राइक ए बैलेंस विथ मनी, मतलब बैलेंस बनाए रखिए। कैसे बैलेंस बनाए भाई? कुछ अंतर्विरोध है, लेकिन जब लिखिए तो मुस्कुराइए, और मुस्कुराइए तो कहिए कि हाँ भाई लिख रहे हैं। यही तो डिप्लोमेसी है। मन चंगा तो कठौती में बहे गंगा, मतलब अगर आपका मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, आपके कठौती में गंगा है। ये स्टेटमेंट रविदास जी का है, जो बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर में माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज राइट डायरेक्शन में, ऑलवेज मीनिंगफुल, ऑलवेज ह्यूमनिटी को लिए हुए, नो नेगेटिव थॉट, और भी पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले आप पहले पैरा में बताएंगे, हाउ एंड वेयर कैन दिस स्टेटमेंट ऑफ रविदास बी इंटरप्रेटेड, मतलब मन शुद्ध हो तो गंगा में नहाने हेतु गंगा जाने की आवश्यकता नहीं। यह ह्यूमन बिहेवियर या मनुष्य की माइंडसेट, मनुष्य के बिहेवियर, मनुष्य के इंटरनल प्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, और भी एक्टिविटीज के बारे में फॉक कल्चर से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट है। पैरा चेंज करेंगे कि यह स्टेटमेंट आज कैसे यूजफुल हो। तो अब इसमें आपकी विजिबिलिटी है, आज़ादी है कि आप गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध का बनना, राष्ट्रपति कलाम का अचीवमेंट, बिहार के प्रवासी समूह की उपलब्धियां, स्टार्टअप्स का एम्बिशन, योग और ध्यान की परंपरा जो मन चंगा के लिए है, यही सारी लाइन क्रिएटिविटी होती है जो आपके इस चीज से उभर के आती है। गौतम बुद्धा, मतलब पहले गौतम थे तो अब बुद्ध बन गए। फिर कलाम साहब का, फिर बिहार के प्रवासी लोगों से जोड़ रहे हैं, स्टार्टअप से जोड़ रहे हैं, आपकी संस्कृति से जोड़ रहे हैं। मतलब एक यहाँ पर इंडियन कल्चर भी है, बिहार भी जुड़ा है, एक पर्सन भी है, और यहाँ पर एक हिस्टोरिकल। यही तो क्रिएटिविटी है जो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपके आंसर में आ रहा है कि नहीं। कि मन चंगा कठौती में बहे गंगा सिर्फ एक प्रिय चीज नहीं है, मन का शुद्धिकरण, रविदास जी का स्टेटमेंट। फिर आप बताएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं लीडरशिप अगर सही हो तो सोसाइटी में पॉजिटिविटी आती है, चेंज 100% इफेक्टिव होता है, चाहे गांधी जी की पॉलिसीज हो या इंक्लूसिवनेस से जुड़ी हुई पॉलिसियां हो या बिहार के सुशासन। मतलब यहाँ पर नीतीश बाबू हैं, यहाँ पर गांधी जी हैं, बीच में मोदी जी हैं, और यहाँ पर लीडरशिप भी है। मैंने जानबूझकर सबका साथ सबका विकास नहीं लिखा। तो मतलब यह स्टेटमेंट बताता है कि किसी भी चीज में अगर उसको राइट सही तरीके से लागू किया जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। फिल्मों की भाषा में कहे तो अगर तुम किसी को जन्नत शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए तत्पर रहती है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, वास्तविक जिंदगी में नहीं होता। हकले खान का एक स्टेटमेंट है, आपने सुना भी होगा। और कंक्लूड करिए कि प्योरिटी ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य की मन की शुद्धता महत्वपूर्ण है। तो आप जितनी सारी बातें ये स्टेटमेंट के रूप में देख रहे हैं ना, क्या मूस मुटई हैं, लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, बाप के नाम साग खान, बेटा के नाम परोर खान, पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बखरा, सबके लिखने का एक तरीका है। तो आप लिखने के तरीके को सीखिए,
नए नए ऐसे को पढ़ के रटने की कोशिश मत करिए। हमने तो अपने ऐसे की किताब में पीछे एग्जाम्पल में 200 ऐसे मॉडल में डाल दिया है कि अभी लिखिए, बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे लोग वही रटंत घुटंत लिखंत पढ़ते हैं। बिहार में वीर कुंवर सिंह पढ़ते हुए आधा समय गुजार देते हैं, मौका मिलता है तो फिर लाल किताब और ब्लू किताब के चक्कर में पढ़ते हैं, फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को रटते हैं, और उससे भी फुर्सत मिलता है तो चलते हैं फ्री वाला टेस्ट सीरीज लगा लेने। लगाइए फ्री वाला टेस्ट सीरीज। इतनी सारी बातें हो गई इस 1 घंटे में। निबंध की क्लास में आपने हमसे क्या सीखा, क्या समझा, किस तरह चीजों को लेकर के आए। निबंध की क्लास से वर्ड लिमिट के अलावा निबंध ऐसे आपसे क्या सोचता है, किस रूप में आपकी पर्सनालिटी का जजमेंट करता है, उस एक ऐसे से आपकी थॉट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्वालिटी, आपके लीडरशिप और आपके अंदर ब्यूरोक्रेट बनने के गुण है या नहीं है, सब कुछ कैसे मेजर करता है। और मेरा दावा है कि जितने लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इनके ट्रेंड को देखिए, थोड़ा उनको ऑब्जर्व करिए। अगर इतनी बुद्धि है तो ही, नहीं बुद्धि है तो कोई बात नहीं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि उत्तर को कैसे लिखें। बाकी मर्जी आपकी, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय खुद ले। थैंक यू।